हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। तो हम जो क्वेश्चंस की सीरीज़ देख रहे थे उसमें आज हमारी अगली वीडियो है और हम देख रहे थे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को। हम सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, तो आज हम राज्य विधानमंडल एवं आयोग के प्रश्नों को पूरा कवर करने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न का हम विस्तृत व्याख्या भी देखेंगे। तो ये आपकी किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हैं, तो इन्हें अंत तक जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल का केवल एक सदन होता है उसे कहा जाता है। तो जहाँ भी राज्य विधानमंडल का केवल एक सदन होता है उसे विधानसभा के नाम से जाना जाता है। तो अगर इसके बारे में जानें तो जिस राज्य में केवल एक ही विधानमंडल होता है उसे विधानसभा के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक राज्य में विधायी कार्यों के संपादन के लिए विधानसभा का प्रावधान किया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में विधानसभा स्थापित हैं। इसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं। विधानसभाओं की संरचना या गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 170 में किया गया है। तो ये ध्यान रखना है, अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना और गठन संबंधी जो प्रावधान है वो दिए हुए हैं। अगला प्रश्न हम देखें तो अगला हमारा प्रश्न है कि किसी राज्य में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या डैश के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकती। तो बात करें तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगर फिर हम देख लें तो किसी राज्य में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। आइए इसके विषय में विस्तार से जानते हैं। तो अगर बात करें तो किसी राज्य में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। राज्यों की जनसंख्या के आकार के आधार पर एक विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 निर्धारित की गई है, परंतु सिक्किम, गोवा, मिजोरम एवं पुडुचेरी इसके अपवाद हैं। तो ये ध्यान रखना है। अगर बात करें तो सिक्किम में सदस्यों की संख्या 32 है, गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है और पुडुचेरी में 30 है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। अगला हमारा प्रश्न है कि दिल्ली में किस प्रकार का विधानमंडल है। तो बात करें तो दिल्ली में एक सदनीय विधानमंडल है। अब देखें अगर तो दिल्ली में एक सदनीय विधानसभा विधानमंडल है। दिल्ली विधानसभा की सदस्य संख्या 70 है। भारत के केवल 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी में विधानमंडल है। अगला प्रश्न है हमारा कि दिल्ली विधानसभा में कितनी सीटें हैं। तो बात करें तो दिल्ली में 70 सीटें स्थापित हैं, मतलब 70 सीटें हैं। तो ध्यान रखना है, दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं। बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एक सदनीय विधानमंडल है। दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें और लोकसभा की 7 सीटें हैं। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अगर मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अगर इनके बारे में जानें तो राज्यों की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, जबकि वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित कार्यपालिका में निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(1) के तहत राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो ध्यान रखना है, राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनका गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगर बात करें तो अनुच्छेद 164(1) के तहत राज्यपाल ऐसा करता है। अगला प्रश्न देखें तो अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा सीटें सबसे अधिक है। तो बात करें तो आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक विधानसभा की सीटें हैं। अगर इनके बारे में जानें तो प्रश्नगत विकल्पों में सबसे अधिक विधानसभा के सीटों वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, जिसके विधानसभा की सीटों की संख्या 175 है। हरियाणा एवं छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें तथा अरुणाचल प्रदेश में 60 विधानसभा सीटें हैं। भारत में विधानसभा की सर्वाधिक सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश 403 है। तो ये ध्यान रखना है। अगर भारत में बात करें तो विधानसभा की सर्वाधिक सीटों वाला जो राज्य है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। लेकिन हमें देखना है कि प्रश्न में उत्तर प्रदेश कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इसका सही उत्तर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। तो बात करें तो मध्य प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। इसके बारे में जानें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 संसद को किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित या समाप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। वर्तमान मतलब ये जो प्रश्न है वो 2022 का है। तो वर्तमान में 6 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र,
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा कर्नाटका में विधान परिषद का अस्तित्व है। प्रश्नकाल के समय 2016 जम्मू कश्मीर में द्विसदनीय विधानमंडल अस्तित्व में था। 2019 में जम्मू कश्मीर के द्विविभाजन, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए के बाद यहाँ विधान परिषद अस्तित्व में नहीं है, तो ध्यान रखना है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो आयोग एवं संस्थाओं के प्रश्न है, जिससे जो प्रश्न पूछे गए हैं बहुत बार रिपीट हुए हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो बात करें तो हमारा जो आयोग से पहला प्रश्न है कि एक ईवीएम अधिकतम कितने उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त होता है। तो बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 64 उम्मीदवारों के लिए एक ईवीएम पर्याप्त होता है। तो अगर बात करें तो एक ईवीएम अधिकतम 64 उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त होता है। बैलेटिंग यूनिट में 16 उम्मीदवारों के लिए प्रावधान है। पुराने संस्करण में एक ईवीएम में अधिकतम 3840 वोट डाले जा सकते हैं, परंतु एक संस्करण में एक ईवीएम में 2000 ही वोट डाले जा सकते हैं। ईवीएम की पहली बार 1982 में केरल के 70 पारूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में इस्तेमाल किया गया था। तो ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल कब हुआ था? 1982 में इसका इस्तेमाल सबसे पहले किया गया था। कहाँ किया गया था? तो पारूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में इसका इस्तेमाल सबसे पहले किया गया था, केरल राज्य में। अगला हमारा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? तो अगर बात करें तो इसका सही उत्तर, चूंकि ये उस समय के लिए करंट अफेयर था, 2014 का प्रश्न है ये, तो इसका उत्तर वीएस संपत था। और इस समय प्रेजेंट में बात करें तो राजीव कुमार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल में डैश वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक में से जो भी पहले होता है। तो बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष की आयु तक। अगर इसके बारे में देखें तो भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक हमारे देश के निर्वाचन से संबंधित उपबंधों का उल्लेख है। भारत का निर्वाचन आयोग एक 3 सदस्यीय निकाय है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है, जिनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक होता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा कि राज्य चुनाव आयुक्त डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो राज्य चुनाव आयुक्त का जो निर्वाचन होता है वो मतलब जो गठन होता है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगर इसके बारे में जानें तो राज्य निर्वाचन आयोग को राज्य में स्थानीय निकायों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित कराने का कार्य सौंपा गया है। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा है कि जो स्थानीय चुनाव कराए जाते हैं वो किसके अंडर में होते हैं। तो जो स्थानीय चुनाव कराए जाते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग के अंडर में कराए जाते हैं। बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के के मुताबिक पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने और चुनाव आयोजित करने हेतु अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी अच्छे लेवल के एग्जाम में इससे बहुत अधिक प्रश्न पूछे गए हैं। बात करें तो इसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य चुनाव आयुक्त भी शामिल हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि लोकसभा सीट के लिए अधिकतम मतदान खर्च भारत के निर्वाचन आयोग के सुझाव पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बढ़ा दिया गया है। तो बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 40 लाख से बढ़ाकर 70 लाख रुपए कर दिया गया है। बात करें तो वर्तमान में लोकसभा चुनाव के लिए संशोधित खर्च सीमा बड़े राज्यों के लिए रुपए 95 लाख और छोटे राज्यों के लिए 75 लाख है। सबसे पहले यह सीमा बड़े राज्यों के लिए 70 लाख और छोटे राज्यों के लिए 54 लाख थी। इस तरह विधानसभा चुनाव के लिए बड़े राज्यों के उम्मीदवार 28 लाख के बजाय 40 लाख तक का खर्च कर सकते हैं। वहीं छोटे राज्यों के लिए उम्मीदवार 20 लाख के बजाय 80 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि लोकसभा सीट के लिए अधिकतम मतदान खर्च भारत के निर्वाचन आयोग के सुझाव पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बढ़ा दिया गया है। तो बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 40 लाख से 70 लाख। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अभी चुनाव का माहौल है, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इनसे प्रश्न बहुत अधिक पूछे जाएंगे या पूछे जा रहे हैं। एग्जाम्स में आप देखे होंगे प्रश्न इससे पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। तो अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के किसी भी व्यक्ति के लिए मतदान की आयु डैश वर्ष निर्धारित की गई है। तो किसी भी व्यक्ति के लिए जो मतदान की आयु है वो 18 वर्ष है। भारत में किसी भी व्यक्ति के लिए मतदान की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन रट लेनी है कि 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि 61वें संविधान संशोधन में ऐसा किया गया था।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने लोकपाल के पद के निर्माण की संस्तुति की है। तो बात करें तो प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा इसकी संस्तुति की गई है। अगर इनके विषय में जाने तो वर्ष 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायत को जानने के लिए केंद्र तथा राज्य स्तर पर स्वतंत्र पदाधिकारियों की स्थापना की सिफारिश की। 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की कि लोकपाल का पद बिना किसी विलंब के स्थापित किया जाए। तो ये ध्यान रखना है किसने सिफारिश की थी, तो मोइली की अध्यक्षता में, वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में ये सिफारिश की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकारों को परामर्श देने वाली भारत की सर्वोच्च संस्था कौन सी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसके विषय में देख लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद भारत सरकार द्वारा 1961 में स्थापित एक स्वायत्त संगठन है जो स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्र और राज्य सरकारों की सहायता और सलाह देती है। तो कौन देता है, तो राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसकी स्थापना 1961 में की जाती है और एक स्वायत्त संगठन है जो कि राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को शिक्षा के विषय पर सलाह देती है। ध्यान रखना है ये जो ऑप्शन है, ये जो है संस्था है, ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसलिए हमें इस प्रश्न को ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सरकारिया आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1990 में गठित एक संवैधानिक निकाय है। तो सरकारिया आयोग के सिफारिश में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 राज्यों के मध्य तथा केंद्र तथा राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था करता है। इस प्रकार राष्ट्रपति यदि किसी समय महसूस करे कि ऐसी परिषद या गठन सार्वजनिक हित में है तो वह ऐसी परिषद का गठन करता है। राष्ट्रपति ऐसी परिषद के कर्तव्यों, इसके संगठन और प्रक्रिया को परिभाषित कर सकता है। तो ये अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अगर बात करें तो केंद्र तथा राज्यों से संबंधित सरकारिया आयोग 1983 से 1987 की सिफारिश पर बीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार ने 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया था। तो ये हमें ध्यान रखना है, सरकारिया समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में स्थापित 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो ये उस समय के लिए करंट अफेयर है और इसका सही उत्तर क्या था। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर था अशोक कुमार माथुर। इसके विषय में जान लिया। तो अगर बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अशोक कुमार माथुर को 4 फरवरी 2014 को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारत के पहले केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना 1946 में श्रीनिवास वरदाचारी की अध्यक्षता में की गई थी। तो ये ध्यान रखना है, पहला जो केंद्रीय वेतन आयोग बनाया गया था वो 1946 में, इसका गठन श्रीनिवास वरदाचारी की अध्यक्षता में की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे का सूत्र निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है। तो बात करें तो वित्त आयोग इसलिए काम करता है। अगर इनके बारे में जाने तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति केंद्र वित्त आयोग का गठन करता है। प्रथम वित्त आयोग की स्थापना 1951 में की गई थी। केंद्रीय वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280(3) के तहत निम्न सिफारिशें राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो बात करें तो केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य कुल निवेश प्राप्तियों के बंटवारे के संबंध में सिफारिश करना किसका कार्य है, तो वित्त आयोग का कार्य है। और अगर बात करें तो भारतीय संचित निधि में से राज्य सरकार को दी जाने वाली सहायता एवं अनुदान के संबंध में सिफारिश भी वित्त आयोग करता है। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि राज्यों को जो धन दिए जाते हैं और जो संचित निधि से जो धन में बंटवारा किया जाता है वो किसके सिफारिश पे किया जाता है, तो वित्त आयोग की सिफारिश पे ऐसा किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संस्था नहीं है। तो बात करें तो कर्मचारी चयन आयोग जो है ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है। अगर बात करें तो भारतीय संविधान में उल्लिखित निकाय या संस्थान को संवैधानिक निकाय कहा जाता है। तो जिसका भी उल्लेख संविधान में किया गया है वो संवैधानिक निकाय होते हैं। इस निकाय में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। अब इसमें कौन कौन आते हैं, तो बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 के तहत, चुनाव आयोग 324 के तहत, वित्त आयोग 280 के तहत, राज्य वित्त आयोग 343 आई के तहत इत्यादि जो है ये संवैधानिक निकाय है। जबकि कर्मचारी चयन आयोग जो है ये भारतीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के लिए कर्मचारियों की भर्ती करता है। ये डीओपीटी का एक संलग्न कार्यालय है जो एक गैर संवैधानिक संगठन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है,
15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो ये उस समय 2018 का प्रश्न है, तो ये उस समय के लिए KN सिंह थे। और अगर बात करें तो 27 नवंबर 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल में 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष NK सिंह को नियुक्त किया है। NK सिंह भारत के पूर्व सचिव एवं वर्ष 2008 में बिहार से राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल वर्ष 2020 से 25 तक होगा। भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी थे। ये ध्यान रखना है, ये प्रश्न बहुत पूछा गया है और वर्तमान में भी 2020 से 25 तक का कार्यकाल है इनका, तो KN सिंह का तो अभी भी वही है, तो ध्यान रखना है। KC नियोगी जो थे वो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि बहुत बार पूछे गए हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हैं। ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। जितने भी पेपर हुए हैं उनमें इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें कि हम पंचायती राज के जो प्रश्न हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत अधिक पूछे जाते हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।